सीबीएसई वर्ड में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, जो आपकी साइंस चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का एक टॉपिक है। साइंस में भी ये केमिस्ट्री वाले पोर्शन में ये चैप्टर आता है। इस चैप्टर से एक वीडियो मैंने बनाई थी डॉबर्नियस ट्रायड पे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन बन के आ रहा होगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव देखेंगे। तो जैसा कि हमने डॉबर्नियस ट्रायड वाले में भी देखा था कि उन्होंने कोशिश की थी एलिमेंट्स को अरेंज करने की, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि वो 3 ही ग्रुप बना पाए थे। एक ग्रुप में 3 एलिमेंट थे, तो टोटल 9 एलिमेंट को ही वो क्लासीफाई कर पाए थे। उसके बाद 1866 में जॉन न्यूलैंड, जो कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कोशिश की कि चलो वो नहीं कर पाए तो हम अरेंज करते हैं। तो उस वक्त जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, जो हमारी नॉलेज में थे, उनको इन्होंने अरेंज किया किस तरह से, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में। यानी जैसे ए बी सी डी ऐसे ये एलिमेंट हैं, तो जिसका एटॉमिक मास सबसे कम, जैसे ए का मान लो 1, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक मास था 2 3 4, यानी जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा उसी ऑर्डर में इन्होंने अरेंज किया। ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है कि अरेंजमेंट किस बेसिस पे था। डॉबर्नियस ट्रायड में भी हमने देखा था कि उन्होंने भी जो अरेंजमेंट किया था वो एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग किया था। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि आपको ये दे देगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसने एलिमेंट को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ये एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज किए थे, तो एटॉमिक नंबर से भी किसी ने अरेंज किया था, वो भी हम आगे वीडियोज़ में देखेंगे। और आपको 4 साइंटिस्ट का नाम दे देगा कि किसने एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया था। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर से किसने अरेंज किया था वो आगे हम पढ़ेंगे। तो इन्होंने भी डॉबर्नियस की तरह इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट को अरेंज किया। अब अरेंजमेंट जो स्टार्ट होता था वो हाइड्रोजन से, क्योंकि इसका सबसे कम एटॉमिक मास होता है, लोएस्ट एटॉमिक मास, और इनकी जो सीरीज थी वो थोरियम पे आके खत्म होती थी, जिसका उस टाइम जितने भी एलिमेंट थे उनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट एटॉमिक मास था। तो हम कह सकते हैं हाइड्रोजन टू थोरियम इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। उस वक्त टोटल 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो सारे ही 56 एलिमेंट उन्होंने अरेंज किए थे। अब इनका अरेंजमेंट किस तरह से था, किस लॉजिक से, किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये एलिमेंट ग्रुप किए गए थे। तो इनका कॉन्सेप्ट ये था कि एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट, यानी जो प्रॉपर्टी पहले वाले एलिमेंट की होगी वही 8वें वाले एलिमेंट की होगी। अब किस तरह से अरेंज किया था, जैसे हम मान लेते हैं हाइड्रोजन को पहला नंबर दे देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन से अगर हम स्टार्ट करें तो हाइड्रोजन, उसके बाद आपका आता तो हीलियम है, लेकिन उस टाइम तक जो नोबेल गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, इसीलिए हीलियम तो था नहीं। तो सेकंड नंबर पे आपका लिथियम आता है, फिर बेरिलियम, बोरॉन, फिर कार्बन 5th नंबर, नाइट्रोजन 6th नंबर, ऑक्सीजन 7 नंबर, 8th नंबर पे कौन सा आ रहा है, फ्लोरीन। तो ये कहा कि जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की है वैसे ही मिलती जुलती प्रॉपर्टी फ्लोरीन की है। तो ये कहा कि हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले वाले से मैच करेगी। अगर लिथियम से हम काउंट करेंगे तो लिथियम को पहला नंबर दे देंगे, तो 8वां फिर इसके हिसाब से ये वाला हो जाएगा। तो लिथियम और सोडियम की मिलेगी प्रॉपर्टी। फ्लोरीन के बाद वैसे तो नियॉन आता है, लेकिन ये भी एक तरह का नोबेल गैस है, ये भी इन्वेंट नहीं हुआ था। क्लोरीन के बाद आपका आर्गन आता है, ये भी नोबेल गैस है और ये भी डिस्कवर नहीं हुआ था। अब इस आइडिया को उन्होंने कंपेयर किया था टू द ऑक्टेव्स फाउंड इन द म्यूजिक। ऑक्टेव्स क्या होता है, जैसे म्यूजिक होती है ना, जो म्यूजिक के बारे में थोड़ा जानते होंगे, तो म्यूजिक के अंदर नोट्स होती है, तो 8 नोट्स के जो कलेक्शन होता है उसको हम ऑक्टेव्स कहते हैं। तो उसी से इन्होंने कंपेयर किया था और वहीं से ये वर्ड यूज होता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। यानी यहां पर भी जो एलिमेंट की ग्रुपिंग है वो ऑक्टेव के अकॉर्डिंग है, यानी 8 का ग्रुप। जैसे आपका इंडिया के अंदर जो यूज होता है म्यूजिक नोट, वो कौन सा होता है, सा रे गा मा पा दा नी, उसके बाद फिर रिपीट होता है सा रे गा मा पा दा नी सा। तो सा ये पहला, फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, फिर आकर ये सा पे आ जाता है। इसी तरह वेस्टर्न कंट्री के अंदर डो रे मी फा सो ला टी इस तरह यूज होता है, तो इसी को ऑक्टेव कहते हैं। तो यहां भी देख सकते हैं ये जो इनका टेबल है उसमें भी ऑक्टेव वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। ये टेबल आपको पूरा याद नहीं रखना है, ये एग्जाम में इस तरह नहीं पूछा जाएगा कि टेबल आपसे पूछा जाए। अब इनका ये जो ऑक्टेव वाला सिस्टम था ये तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी। वो क्या थी वो हम देखते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डिस्कस करते हैं लिमिटेशंस ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमी रह गई थी इसके अंदर, वो हम देखते हैं।
पहला पॉइंट ये है, इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज अप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पॉजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी फ्लोरीन से मैच करती थी क्योंकि 8वें नंबर पे यह आएगा, और फ्लोरीन की क्लोरीन से मैच करेगी तो ये तीनों की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी। इसी तरह लिथियम की सोडियम के साथ मैच करेगी, और सोडियम से फिर 8वें नंबर पे कौन आएगा? अगर सोडियम को 1 माने तो 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे ये आएगा। तो इसीलिए इसको एक लाइन में लगा दिया गया। तो इन तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, यानी बिल्कुल सेम नहीं होगी, सिमिलर यानी मिलती जुलती। बेरिलियम की मैच करेगी आपकी मैग्नीशियम के साथ, और इसकी मैच करेगी कैल्शियम के साथ। तो कैल्शियम तक तो सब कुछ सही चल रहा था, कैल्शियम के आगे ये फेल हो गया था ये सिस्टम, क्योंकि बोरॉन की एल्यूमिनियम के साथ तो प्रॉपर्टी मैच कर रही थी, लेकिन एल्यूमिनियम से जो 8वां एलिमेंट था, यानी अगर हम क्रोमियम की बात करें, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही थी। इसी तरह आगे हम बढ़ते जाएंगे तो इनकी मैच नहीं कर रही थी। तो सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका जो लॉ था वो एप्लीकेबल था। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि न्यूलैंड ने ये मान लिया था, एज्यूम कर लिया था दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन द नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर इन द फ्यूचर। तो इसने मान लिया था कि 56 एलिमेंट ही टोटल दुनिया में है, और इससे ज्यादा और कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे। बस जितना अभी हमको मालूम है उतने ही एलिमेंट टोटल हैं। लेकिन बाद में हमको बहुत सारे और एलिमेंट डिस्कवर हुए। अब जब उनको हम फिट कर रहे थे, मान लो कोई एलिमेंट ए है और कोई एलिमेंट सी है। ए का एटॉमिक मास हम मान लेते हैं 100 है, और इसका मान लेते हैं 120 है। अब इन्होंने पहले तो अरेंज कर दिया, लेकिन बाद में एक नया एलिमेंट बी डिस्कवर हुआ और उसका एटॉमिक मास 110 था। तो अब इसको तो इसी के बीच में फिट करेंगे, और जब बीच में आएगा तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। जैसा आप टेबल में देखो कि हाइड्रोजन के बाद जब हीलियम को हमने फिट किया तो ये सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। पहला ये है और 8वां फिर ये हो जाएगा। अब थर्ड वाली लिमिटेशन की अगर बात करें, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू हिज टेबल। अब न्यूलैंड ने जो टेबल बनाया था उसके अंदर एलिमेंट को फिट करने के लिए इसने एक और जुगाड़ किया, जो कि बिल्कुल गलत था। वो जुगाड़ ये था कि न्यूलैंड एडजस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, यानी एक ही स्लॉट पे 2 एलिमेंट को लगा दिया। ये देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल को एक स्लॉट के अंदर। स्लॉट को आप कैसे समझ सकते हैं? सीट समझ सकते हैं, यानी एक सीट रखी है, एक कुर्सी है, उस पर 2 लोग को बैठा दिया, और यहां सीजियम और लेंथेनम को भी एक साथ एक सीट पे रख दिया, यानी एक स्लॉट में रख दिया। अब आपको स्लॉट और नोट में कंफ्यूज नहीं होना है। म्यूजिक की नोट क्या है? सा एक नोट है, रे एक नोट है, गा एक नोट है। तो ये जो पूरा ग्रुप होगा, ये पूरा जो ब्लॉक होगा, इसको हम नोट कहेंगे, नाम दे सकते हैं ये नोट 1, ठीक है। इस तरह ये जो पूरे ग्रुप होंगे इसको हम कहेंगे नोट 2। इसी तरह आपका नोट 3, ये पूरा लाइन। और एक जो सीट है, जैसे ये हाइड्रोजन जिस सीट पे ये बैठा हुआ है, जहां रखा हुआ, वो एक स्लॉट है। फ्लोरीन एक स्लॉट पे रखा हुआ है, क्लोरीन एक स्लॉट में रखा है, लेकिन कोबाल्ट और निकिल एक ही स्लॉट के अंदर 2 एलिमेंट को लगा दिया है। तो कहा ये गड़बड़ था। और क्या किया? बट ऑल्सो पुट सम अनलाइक एलिमेंट अंडर द सेम नोट। और एक ही नोट के अंदर, यानी एक ही ग्रुप के अंदर अनलाइक एलिमेंट्स को लगा दिया। यानी एक नोट के अंदर होना क्या चाहिए? एक ही जैसे एलिमेंट होने चाहिए। अब कैसे लगाया? एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां पर। देखिए, कोबाल्ट और निकिल को एक स्लॉट में लगाया, ठीक है, बता दिया मैंने। एंड दीज आर प्लेस इन द सेम कॉलम एज फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन दीज एलिमेंट। अब कोबाल्ट और निकिल को एक स्लॉट में रखा, ये तो एक गलत किया, क्योंकि एक स्लॉट में रखने का मतलब क्या है कि दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, और 2 एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम नहीं हो सकती। सिमिलर हो सकती, मिलती जुलती, लेकिन बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। और इन दोनों को किसके कॉलम में रखा? जहां फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन रखे थे, यानी ये पूरा एक नोट होगा। तो ये पूरा एक नोट है। और ये लॉ क्या कहता था न्यूलैंड्स का कि एक नोट के अंदर एक ही जैसे मिलते जुलते एलिमेंट होंगे। तो हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन मिलते जुलते थे, ये तो बात समझ में आती है। ब्रोमीन भी मिलता जुलता था, लेकिन ये कोबाल्ट और निकिल बिल्कुल भी मिलते जुलते नहीं थे, यानी इनको इस नोट के अंदर होना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करें तो ये नॉन मेटल है, और कोबाल्ट और निकिल मेटल है। हाइड्रोजन तो अभी तक पूरा डिसाइड नहीं हो पाया कि इसका बिहेवियर किस तरह से है, ठीक है। तो अगर हम फ्लोरीन और क्लोरीन और ब्रोमीन को देखें तो इनकी प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी इनको एक नोट में रखा। तो ये एक लिमिटेशन थी। फिर फोर्थ लिमिटेशन ये थी, आयरन विच रिसेंबल्स कोबाल्ट एंड निकल इन द प्रॉपर्टी हैज बीन प्लेस्ड फॉर अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट। अब आयरन की प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से मिलती जुलती थी,
लेकिन फिर भी आयरन को इनके साथ न रखते हुए, इनके स्लॉट में न रखते हुए इनसे दूर रखा था। यानी कोबाल्ट और निकिल यहां पर है तो आयरन को यहां रखा था, जबकि अगर प्रॉपर्टी इनकी सेम है, सिमिलर है, तो इनको एक साथ रखना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। फिफ्थ लिमिटेशन है, विद द डिस्कवरी ऑफ द नोबेल गैस द लॉ ऑफ ऑक्टेव बिकेम इररिलेवेंट। अब जैसे ही नोबेल गैस डिस्कवर हुई तब तो इनका बिल्कुल शुरू से ही सिस्टम सारा ही खराब हो गया, पूरा ही इनका लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया। यानी अब एक भी एलिमेंट आप इस हिसाब से अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आ गया, फ्लोरीन के बाद फिर नियॉन आ गया और यहां पर आर्गन आ गया। अब तो इनका पूरा स्लॉट ही बिगड़ गया। सिक्स्थ लिमिटेशन है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट ओनली। तो हमको यह पता चला इनके जो हल्के एलिमेंट हैं वहीं तक इनका सिस्टम सही चल रहा था, यानी हाइड्रोजन से स्टार्ट करके कैल्शियम तक इनका सही चला था। तो ये सब क्या थे? हल्के एलिमेंट थे, लाइट एलिमेंट थे। उसके बाद जैसे ही एलिमेंट्स के एटॉमिक मास बढ़ते गए वहां जाकर इनका फेल होने लगा सिस्टम। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉबेनियस ट्रायड आल्सो एग्जिस्टेड इन द कॉलम ऑफ द न्यूलैंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब न्यूलैंड का जो क्लासिफिकेशन था उसके अंदर आपको डॉबेनियस ट्रायड भी मिल जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि टेबल में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और ऐसा ही अरेंजमेंट डॉबेनियर ने भी किया था। अब यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डॉबेनियर ट्रायड का कौन सा जो ग्रुप था वो न्यूलैंड ऑक्टेव के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यही वाला ग्रुप था, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाला। तो ये था पूरा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और इसकी लिमिटेशन भी हमने पूरा देख लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में आपको बेल आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। और आप चाहते हैं ये जो स्लाइड मैंने पढ़ाई है इसका आप PDF चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।